बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है मास स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा लेक्चर 17 है, यानी 9 यूनिट 9 का 17 लेक्चर मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम पे हम बात करेंगे। पहले हमने बात की थी मास स्पेक्ट्रोमीटर पे। मास स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग क्या है, कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हमने देखा था कि दो पार्ट्स मास स्पेक्ट्रोमीटर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आयनाइजेशन चैम्बर जिस पे मॉलिक्यूलर मास डिपेंड करता है, जिसमें आयनाइजेशन होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक जनरेट होती है, और मॉलिक्यूलर आयन पीक पे मॉलिक्यूलर मास डिपेंड कर रहा होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो एनालाइजर है। जब आप मॉलिक्यूलर मास कंफर्म कर लेते हैं तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं। जब तक मॉलिक्यूलर मास कंफर्म नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंफर्म नहीं होगा। तो पहले आयनाइजेशन चैम्बर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है अंटिल अनलेस के मॉलिक्यूलर मास जो है आपका कंफर्म हो जाता है। जब मॉलिक्यूलर मास कंफर्म हो गया फिर आप एनालाइजर की तरफ आते हैं कि कौन सा एनालाइजर आपके लिए सूटेबल है, और फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। तो एनालाइजर भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और आयनाइजेशन चैम्बर जो है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालाइजर पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरह दोनों चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाती हैं, मॉलिक्यूलर मास भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, ये दोनों चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाती हैं। अब आते हैं हम मास स्पेक्ट्रम से। जो आपका स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, मास स्पेक्ट्रम, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको हम रीड कैसे करते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा मास स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ रहे थे एक दफ़ा फिर, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी EIMS, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको हम फोकस कर रहे हैं। इसकी हमने पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखी और अब इसका मास स्पेक्ट्रम भी देख रहे हैं कि किस तरह इसका मास स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। फीचर्स ऑफ मास स्पेक्ट्रम, आयन क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं मास स्पेक्ट्रम में। एक तो हमारा आयन अबेंडेंस, ठीक है। आयन अबेंडेंस क्या है, नंबर ऑफ आयन्स काउंटेड बाय द डिटेक्टर। फिर पर्सन रिलेटिव अबेंडेंस, ये पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी भी कहलाती है। मास ओवर चार्ज रेशियो, M/Z, मास ओवर चार्ज रेशियो। फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक, बेस पीक, मेटा स्टेबल आयन पीक और आइसोटोपिक पीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मास स्पेक्ट्रम में नज़र आती हैं। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आयन अबेंडेंस। आयन अबेंडेंस क्या है, नंबर ऑफ आयन्स आर काउंटेड बाय डिटेक्टर। डिटेक्टर जो एनालाइजर जो सेपरेट कर रहा है आयन्स को, और वो आयन्स जा रहे हैं डिटेक्टर के पास, तो डिटेक्टर उनको काउंट कर रहा है। तो वो जो काउंटिंग है रिगार्डिंग देयर मास ओवर चार्ज रेशो, जो मास मुख्तलिफ मासेस के पार्टिकल हैं, अगर 4 किसी का मास है तो उनकी तादाद 6 है, 10 मास है तो उनकी तादाद 9 है, 20 मास है तो उनकी तादाद 6 है। तो इस तरह से काउंटिंग हो रही है डिटेक्टर की। तो ये काउंटिंग डिटेक्टर करता है, आयन अबेंडेंस इसको कहते हैं, या नंबर ऑफ आयन्स आर काउंटेड बाय द डिटेक्टर। अगर हम ये कहें कि आयन अबेंडेंस की डेफिनेशन बताएं और हम ये कहते हैं कि या डिटेक्टर का फंक्शन बताएं और हम ये कहें कि डिटेक्ट द आयन, तो इट इज़ द रॉन्ग आंसर। डिटेक्ट का मतलब क्या है, या हमें क्लियर बताना है कि नंबर ऑफ आयन्स आर काउंटेड बाय डिटेक्टर, दिस इज द फंक्शन ऑफ डिटेक्टर। तो आयन अबेंडेंस वो तादाद है आयन्स की जो डिटेक्टर काउंट करता है। दूसरा है पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी या पर्सन रिलेटिव अबेंडेंस, पर्सन रिलेटिव अबेंडेंस या पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी। The relative abundance of all other peaks are represented percentage of the abundance of base peak. Base peak यानी वो पीक जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, वो आयन जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर बहुत सारे आयन हैं, किसी की तादाद 6 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है,
और हमने देखा जी सबसे ज़्यादा तादाद 30 वाला है, ये जो आइन है 30 इनकी तादाद है, इससे ज़्यादा तादाद किसी और आइन की नहीं है। तो ये 30 है, ये कहलाएगा आपका सबसे ज़्यादा तादाद है, इसको हम 100% सपोज कर लेते हैं और बाकी सबकी परसेंटेज इसके लिहाज से निकालते हैं। यानी अगर किसी की तादाद मिसाल के तौर पे 50 है सबसे ज़्यादा, तो वो 100 होगा तो 25 वाला 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 25 वाला 50 हो जाएगा, 10 वाला 20 हो जाएगा, 5 वाला 10 हो जाएगा, 4 वाला 8 हो जाएगा, डबल हो, तो ये परसेंटेज हो जाएगी। अच्छा, ये परसेंट जो हमारे पास ग्राफ आता है आखिर में, जो मास स्पेक्ट्रम आता है, उसमें आयन अबेंडेंस नहीं आती, उसमें पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी आती है। पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी क्यों आती है? इसलिए कि आयन अबेंडेंस को हम कैलकुलेट कन्वर्ट कर देता है इंस्ट्रूमेंट पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी में। आइन अबेंडेंस जो है उसमें कंपैरिजन मुश्किल है, एक की तादाद 30 है, एक की 20 है, एक की 5 है, कंपेयर करना ज़रा मुश्किल काम है, याद रखना मुश्किल काम है। लेकिन परसेंटेज आसान है जी, इसकी 50% है, इसकी 20% है, तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है कि 20% 50% समझ में आ रहा है। एक है जी 50, एक है 40, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 40% 50% समझ में आ रहा है कि दोनों में कितना फर्क है। तो परसेंटेज से कंपेयरिंग भी आसान हो जाती है, कंपैरिजन आसान हो जाती है, याद करना भी आसान हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट आयन अबेंडेंस को पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी में कन्वर्ट करके देता है। और कन्वर्ट कैसे करता है? जिसकी तादाद सबसे ज्यादा होती है उसको 100 सपोज कर लेता है और बाकी सबको उसके लिहाज से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। ये कहलाती है पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी, क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं इसलिए रिलेटिव है, परसेंटेज इसलिए परसेंट है, और ये आपको स्पेक्ट्रम में पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी ही नजर आती है। तीसरा है मास टू चार्ज रेशियो। मास चार्ज, चार्ज यूजुअली +1 होता है और मास होता है, तो ये मास एक्चुअली मास ओवर चार्ज इक्वल टू मास ही है, तो मास ओवर चार्ज रेशियो। जो हमारा ग्राफ फाइनली प्लॉट, जो ग्राफ बनता है शुरू में, वो आयन अबेंडेंस और मास ओवर चार्ज रेशियो के दरमियान बनता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्योंकि आयन अबेंडेंस को कन्वर्ट कर देता है पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी में, इसलिए जो फाइनल ग्राफ होता है वो पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी ओवर एंड मास ओवर चार्ज रेशियो के दरमियान में बनता है। ये जो ग्राफ है यही आपको नजर आता है, पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी एंड मास ओवर चार्ज रेशियो। उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है ये क्या है? हम जब किसी भी, हमारा जो टारगेट है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक ही होती है। मॉलिक्यूलर आयन पीक असल में क्या चीज है? जो मास, उसका जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या है? कोई भी सैंपल आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में, वहां आयनाइजेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और पॉजिटिव आयन बनता है और रेडिकल बनता है, कैटाइन रेडिकल, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन, जो हमारा टारगेट होता है और जिसको जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ताकि मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर आयन पीक अगर नहीं पता चल रही होगी तो मास भी कंफर्म नहीं होगा। तो हाँ, बाकी तमाम फ्रेगमेंट जो जनरेट हो रहे हैं वो हमारा टारगेट नहीं होते, लेकिन क्योंकि आयनाइजेशन के अंदर मुस्तकिल फ्रेगमेंटेशन होती रहती है और बहुत सारे पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाते हैं और बहुत सारी पीक्स मास स्पेक्ट्रम में हमें नजर आती हैं, लेकिन हमारी जो टारगेट है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक ही होती है। अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक कंफर्म नहीं हो रही, इसका मतलब आयनाइजेशन फेनोमेना इसके लिए सूटेबल नहीं है, हम कोई और आयनाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर EIMS सूटेबल नहीं है तो हम FD इस्तेमाल करते हैं, FD में भी नहीं आ रहा तो FI इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी नहीं आ रहा तो FAB करते हैं कि भाई ये हमारे कंपाउंड के लिए सूटेबल नहीं लगता। तो सिंपल रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल यील्ड्स एन आयन whose mass is the actual molecular mass. The peak appear at highest value. सबसे ज्यादा जो highest value होगी मास ओवर चार्ज रेशियो की, वो मॉलिक्यूलर आयन पीक ही की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मास तो आपका मॉलिक्यूलर मास ही है। उसके बाद जो फ्रेगमेंट टूटते चले जाएंगे उनके मासेस कम होंगे, तो सबसे ज्यादा जो मास ओवर चार्ज रेशियो है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक की होती है और सबसे राइट साइड पर आएगी, सबसे एंड पर आएगी। ठीक है, तो अच्छा, कुछ आइसोटोपिक पीक्स भी आ, क्योंकि आइसोटोप का मास नॉर्मल मास से ज्यादा होता है, वो पीक्स भी नजर आएंगी मॉलिक्यूलर आयन पीक के बाद, लेकिन उनकी चूंकि रिलेटिव इंटेंसिटी मैंने बताया था कि आइसोटोप्स की बहुत कम होती है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए उनकी पीक एक या दो नजर आएंगी,
बाकी भी होंगी लेकिन वो जीरो होती चली जाएंगी, तो वो नजर ही नहीं आएंगी। तो एक जो छोटी छोटी पीक ना होने के बराबर पीक से पहले एक बड़ी पीक होगी, प्रोमिनेंट पीक, वो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। तो उन आइसोटोपिक पीक्स एक दो के अलावा सबसे हाईएस्ट मास ओवर चार्ज रेशियो मॉलिक्यूलर आयन ही का होता है। द पीक appears at highest value of mass over charge, ignoring heaviest isotopes for the moment mass equivalent to the mass of sample molecule. Molecule is the radical cation. मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वो रेडिकल बन गया और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वो पॉजिटिव आयन बन गया, तो रेडिकल कैटाइन या कैटाइन रेडिकल कहते हैं। Since it contains an unpaired electron as well as positive charge, it is represented by m plus dot, plus charge और dot रेडिकल, m प्लस डॉट से इसको हम शो करते हैं। दिस इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन। ये आपकी पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी है जो कि वाई एक्सिस पे 0 से 100 तक, और ये मास ओवर चार्ज रेशियो है जो 0 से चल रहा है ऑनवर्ड्स। और ये जो आप देखें बहुत सारी पीक्स हमें नजर आ रही हैं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स की। एक सबसे लास्ट में एक प्रोमिनेंट पीक है यहाँ पे 58 के करीब, तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है m प्लस डॉट, मॉलिक्यूलर आयन पीक जो सबसे लास्ट में है, सबसे हैवीएस्ट पॉजिटिव आयन है। हाँ, एक दो छोटी पीक्स हो सकती हैं जो नजर आ जाए आपको कभी कभी, तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाती है। अनदर एग्जांपल पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी, ये परसेंटेज है, दूसरा मास ओवर चार्ज रेशियो है। और ये जो आपकी सबसे आखिर में देखें एक पीक नजर आ रही है 98 पे, प्रोमिनेंट पीक, और ये एक छोटी सी पीक है। ये छोटी सी, इतनी छोटी पीक मॉलिक्यूलर आयन की नहीं होती, अगर ये है भी तो फिर ये कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक हमेशा प्रोमिनेंट होती है। तो ये छोटी सी पीक एक आइसोटोपिक पीक से, मैंने कहा मॉलिक्यूलर आयन पीक के बाद एक दो छोटी आइसोटोपिक पीक्स आ सकती हैं जो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं होती। ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है जो 98 पे आ रही है। What is base peak? The most intense peak being assigned 100% relative abundance. Most abundant ion form in the ionization chamber. This is the most stable ion. मुख्तलिफ तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि जब डिटेक्टर काउंट करता है आयंस को, तो जिनकी काउंटिंग सबसे ज्यादा है, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा तादाद आ रही है 30, तो उन 30 जो आयन है वो उन आयंस की तो जो मास ओवर चार्ज रेशियो उसको हम 100% सपोज कर लेते हैं। हम समझते हैं कि 30 क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि सबसे स्टेबल आयन है, इसलिए इनकी तादाद सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट स्टेबल आयन, ठीक है। 100% इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी सपोज कर लेते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में काउंट तादाद है इनकी, इसको हम बेस पीक कहते हैं। यानी ये सबसे स्टेबल आयन है, सबसे ज्यादा तादाद में है, 100% सपोज किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड बेस पीक। कभी मॉलिक्यूलर आयन पीक खुद बेस पीक होती है, यानी वो इतना स्टेबल होता है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर आयन पीक बहुत स्टेबल होती है, और सम टाइम इट इज बेस पीक, और कभी कभी बेस पीक अलग होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक अलग होती है। दिस इज द एग्जांपल मास स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन। यह देखें कि ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, और ये एक 43 पे बहुत प्रोमिनेंट पीक आ रही है जिसको हमने 100% सपोज कर लिया है, ये बेस पीक कहलाती है। अच्छा, एक स्पेक्ट्रम में एक से ज्यादा भी बेस पीक हो सकता है, दो ऐसे आयन हो जिनकी तादाद सबसे ज्यादा हो, 30 एक आयन की आ रही है, 30 दूसरे आयन की आ रही है, मास ओवर चार्ज रेशियो डिफरेंट है, तो दो बेस पीक दोनों 100% सपोज हो जाएंगे, और दोनों बराबर हैं तो दो बेस पीक भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। दिस इज द बेस पीक और दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक। इसमें देखें ये इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज्यादा तादाद है, यानी 100% जिसको हमने सपोज किया 83 पे, ये बेस पीक है और ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। इसी तरह हमारे पास आता है मेटा स्टेबल आयन पीक। मेटा स्टेबल आयन पीक जो है ये पीक रेयर है, कम स्पेक्ट्रम में नजर आती है, 100 में से एक स्पेक्ट्रम में आपको नजर आएगी, और ये भी डिस्कवर्ड हुई, और हमने जब पढ़ा था हिस्ट्री तो मेटा स्टेबल आयन पीक को भी डिस्कवर किया गया। अच्छा, ये पीक थोड़ी सी ब्रॉड होती है, रेयर होती है। जनरेट कैसे होती है? होता यह है कि जब हमारा जो कोई भी फ्रेगमेंट है, कोई भी पॉजिटिव आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है, कोई भी आयन,
ये सारे आयनाइजेशन चैम्बर में हो रही है, ठीक है। अब ये आयनाइजेशन चैम्बर से तमाम आयंस जो जिनका मास ओवर चार्ज रेशियो मुख्तलिफ है ये निकल रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स एनालाइजर। अभी जो एनालाइजर तक का फासला है, फिर एनालाइजर से ये सेपरेट होंगे और सेपरेट होने के बाद डिटेक्टर के पास जाएंगे जहाँ इनकी काउंटिंग होगी। और जब ये आयनाइजेशन चैम्बर से निकल गए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम ने इनको हिट किया, इनमें आयनाइजेशन हो गई, फिर आयनाइजेशन हो गई, फिर फर्दर आयनाइजेशन हो गई। जब ये यहाँ से निकले और जनाब एनालाइजर तक पहुंचे, एनालाइजर से पास होकर डिटेक्टर तक जा रहे, तो ये जो फासला है यानी आयनाइजेशन चैम्बर से डिटेक्टर तक का जहां इनकी काउंटिंग होगी, एनालाइजर से पास होते हुए ये ब्रेक हो जाते हैं। कुछ ऐसे आयन हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतने भी स्टेबल नहीं होते कि इतना टाइम भी वो स्टेबल रहे कि डिटेक्टर उनको काउंट कर ले, वो एनालाइजर से पास होते हुए ब्रेक हो जाते हैं। जब वो एनालाइजर से पास होते हुए ब्रेक हो जाएंगे तो डिटेक्टर सामने लगा है, वो उनको जब काउंट करेगा तो चूंकि वो एक फ्रैगमेंट था, सपोज उसका पॉजिटिव आइन था, मास ओवर चार्ज रेशियो 50 था, जब वहां से डिटेक्टर उसको सेंस करने जा रहा है कि ये 50 है ना, तो अब जब ये यहाँ से ब्रेक होगा और एनर्जी निकलेगी और एक इसमें से एनर्जी का भी लॉस होगा, कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी निकलेगी और उसके बाद ये इसका मास ओवर चार्ज रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो जब ये जो चेंजेस डिटेक्टर से पहले एकदम आ रही होती है तो डिटेक्टर इसको प्रॉपरली सेंस नहीं कर पाता और एबनॉर्मल फ्लाइट पाथ, ऐसे आइन का जो फ्लाइट पाथ है उसको कहते हैं एबनॉर्मल फ्लाइट पाथ, कि जनाब ये फर्दर ब्रेक हो गए, जब ये काउंट होने वाले थे तो फर्दर इनमें चेंजेस आ गई, तो ये एबनॉर्मल फ्लाइट पाथ से गुजरते हैं और इनका जो फ्लाइट पाथ है वो एबनॉर्मल फ्लाइट पाथ कहलाता है। और चूंकि इनमें एनर्जी भी लॉस होती है, चेंजेस भी आती हैं, जिसकी वजह से डिटेक्टर प्रॉपरली इनको सेंस नहीं कर पाता और पीक इसकी जब भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी डिटेक्टर के डिटेक्ट करने से पहले तो उसकी पीक ब्रॉड हो जाती है। चाहे आप आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर देखें, वहां पर भी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो डिटेक्टर उसको सेंस नहीं कर पाता कि एक प्राइमरी बॉन्ड बन रहा है OH का और एक सेकेंडरी, तो पीक ब्रॉड हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ भी पीक ब्रॉड हो जाती है और ये पीक जो ब्रॉड होती है बाज़ औक़ात जो आइन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी दे देता है, लेकिन मैंने बताया इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है, ये कम आपको ऑब्जर्व होगी। अब देखिए, द आइन में disintegrate broken into fragments while are passing into the analyzer region of the mass spectrometer and not detected accurately by the detector, metastable ion. As a result, the fragment ion produced in the analyzer follows an abnormal flight path on its way to the detector. Broader and weaker peak usually at non-integer mass over charge value, which is marked as M steric. इसको M steric से मार्क किया जाता है। तो दिस इज द मेटास्टेबल आयन पीक। आइसोटोपिक पीक्स क्या होती हैं, ये भी हमने थोड़ा सा भी पढ़ा था कि हमें मालूम है कि मास स्पेक्ट्रम एक आइसोटोपिक पीक्स यानी मास स्पेक्ट्रम एवरेज मास नहीं देता बल्कि एक्चुअल मास देता है और हर आइसोटोप जो मौजूद है उनका मास डिटरमाइन करता है। लेकिन क्या है कि आइसोटोप क्योंकि उनकी नेचुरल अबेंडेंस कम है तो उनकी नेचुरल अबेंडेंस के लिहाज से ही उनकी पीक्स की परसेंटेज आती है और वो पीक की परसेंटेज ना होने के बराबर होती है। हाँ, मॉलिक्यूलर आइन के बाद M+1 और M+2 यानी +1 करते हैं +2 करते हैं तो पीक्स जो है वो आ रही होती है, वो नजर आ जाती है, उनकी परसेंटेज किसी हद तक हल्की सी प्रोमिनेंट होती है, लेकिन उसके बाद वो परसेंटेज कम होती जाती है, वो नजर ही नहीं आती। इसी तरह मास स्पेक्ट्रम के अंदर भी माइक्रो एंड पीक से पहले भी बहुत सारी पीक्स होती हैं, लेकिन वो जो पीक्स होती है उनकी परसेंटेज इंतहाई कम होती है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आइसोटोपिक पीक्स क्या हैं और हमारी लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। Virtually all atoms have heavier isotopes, एक बात, which occur in characteristic natural abundance. हर isotopes की एक natural abundance characteristic होती है। The relative abundance of isotopic peaks are proportional to the abundance of the isotopes in nature. ये मैं आपको एक टेबल है हमारे पास, वो मैं बता देता हूँ। ये हमें जैसे कि मालूम है, ये कार्बन है, कार्बन 12 100% तो कार्बन 13 1%, हाइड्रोजन 100% तो हाइड्रोजन 2 0.016%,
N 1400 है तो N 15.38%, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17.04%। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट पीक है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की है। क्लोरीन 3500 और क्लोरीन 37, 32.5, 1:3 का रेशो है। और ब्रोमीन का 7900 और 81, 98%, 1:1 का रेशो है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के केस के अंदर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्लोरीन ब्रोमीन मास स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन बाकी सब के अंदर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि नेचुरल अबंडेंस कम है, इसलिए आइसोटोपिक पीक्स, रिलेटिव आइसोटोपिक पीक्स भी कम ही आती हैं। Most often the isotopes occur 1 or 2 units above the mass of normal है। जो ज्यादातर हमें नजर आ जाती है मॉलिक्यूलर पीक के बाद, वो एक M+1 हम कह देते हैं जी M+2, यानी M का मतलब मॉलिक्यूलर आइन है, +1 करते हैं उसमें, या +2 करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर आइन है मास ओवर चार्ज रेशो 100 तो 101 और 102, ये M+1 M+2 यही थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती हैं, यही हमारे लिए इनफ होती हैं। दे हैव हायर, इनका यकीनन जो मास है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक से ज्यादा होता है। दूसरा ये कि द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M+1 एंड M+2 पीक कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये आइसोटोपिक पीक्स का, एक तो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो हमारे पास आ रही है प्रोमिनेंट आ रही है तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, उसकी परसेंटेज 10% है, 15% है, तो ये डाउटफुल हो जाती है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूलर आयन पीक के बाद छोटी 1-2 पीक आ रही हैं जो डेफिनेटली आइसोटोपिक पीक होंगी, उनकी मौजूदगी कंफर्म करती है कि ये जो 10% पे आ रही है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। तो आइसोटोपिक पीक्स जो हैं वो एक तो मॉलिक्यूलर आयन पीक को भी कंफर्म कर देती है बाज़ दफा, यानी हमें डाउट हो रहा होता है तो वो कंफर्म करती है, एक बात। दूसरा, आइसोटोपिक पीक्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिटरमाइन कर सकती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट, एक इसकी पूरी एक कैलकुलेशन है। एक तो ये है कि जी हमारे पास एनालिसिस चैम्बर था, मॉलिक्यूलर आयन पीक आ गई, अब हम एनालाइजर के जरिए से हम मालूम करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंस्ट्रूमेंट के जरिए से। ये भी है एक ये कि जी हमारे पास एनालाइजर इतना अच्छा नहीं है, वही एनालाइजर है लो रेजोल्यूशन जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दे सकता, मॉलिक्यूलर मास दे सकता है। तो बस ये मॉलिक्यूलर मास जो हमने स्पेक्ट्रम दिया ये काफी है। अब हम M+1 और M+2 पीक के जरिए से हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूलों के जरिए से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ये भी एक मेथड है जो आइसोटोपिक पीक्स के जरिए से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास एनालाइजर अच्छा नहीं है, दोबारा स्पेक्ट्रम हम नहीं ले सकते, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है बेंजीन का, और ये देखें जनाब, ये बेंजीन का एक मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है जो बहुत प्रोमिनेंट है, और तकरीबन ये आपको बेस पीक के तौर पे सपोज कर रहे हैं आप इसको, और ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। और इसके बाद ये छोटी सी एक पीक आ रही है, ये M+1, अगर ये 78 है तो 79 आ रहा है आपके पास, और ये कहलाती है M+1। ये आइसोटोपिक पीक्स है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल क्लोरोईथेन की। इस क्लोरोईथेन के अंदर जो है वो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, और इसके बाद एक छोटी सी पीक नजर आ रही है जिसको हम, ये 64 है, ये 66 है, M+2, ये M है मॉलिक्यूलर आयन पीक, और M+2 ये आइसोटोपिक पीक्स हैं। ये आइसोटोपिक पीक्स इसको कंफर्म कर रही है, लेकिन ये इसमें देखें क्लोरीन है, और ये 1:3 की रेशो में, ये 100% है, ये 33% है। तो ये चीज बता रही है कि जनाब क्लोरीन में भी प्रेजेंट। तो ये आइसोटोपिक पीक्स बाद वक़्त क्लोरीन ब्रोमीन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाद वक़्त ये आपके मॉलिक्यूलर आयन पीक को भी कंफर्म करती हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम करने में हेल्पफुल होती हैं। ये भी एक मेथड है जिसके जरिए से मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया आयन अबंडेंस का। अब कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं मास स्पेक्ट्रम से मुतालिक तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। जी, कोई सवाल है? जी अनुषा साहिबा, कोई सवाल? जी रिफत नो साहिबा। सर। जी अनुषा, कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी रिफत साहिबा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर आपने जो मॉलिक्यूलर आयन पीक और बेस पीक का बताया है, तो सर क्या हम इसको एक ही समझ सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन पीक में आपने कहा कि इसका मास इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है, हाईएस्ट मास चार्ज रेशियो होता है। तो ठीक सर है। बेस पीक भी वही होती है जिसकी सबसे ज्यादा अबेंडेंस होगी, वही नहीं बेस नहीं पीक? नहीं, दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया, बातें दोनों सही की हैं लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया। देखिए माइक्रो आयन पीक वो होती है जिसका मास ओवर चार्ज रेशियो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। और बेस पीक वो होती है जिसकी परसेंट रिलेटिव इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो। दोनों में फर्क है। एक है मास ओवर चार्ज रेशियो का ज़्यादा होना जो एक्स एक्सिस पे होता है, सबसे आखिर में आएगी मॉलिक्यूलर आयन पीक। और एक है काउंटिंग करना डिटेक्टर का कि कौन सा मास ओवर चार्ज रेशियो है, कौन सा मास है ऐसा जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है। आयन अबेंडेंस सबसे ज्यादा, तादाद का ज्यादा होना, चाहे उसका मास सबसे कम हो लेकिन तादाद ज्यादा है तो वो बेस पीक कहलाएगी। ये हो सकता है कि जिसका मास सबसे ज्यादा है उसकी तादाद भी ज्यादा हो तो वो मॉलिक्यूलर आयन पीक भी कहलाएगी और बेस पीक भी कहलाएगी। लेकिन तादाद सबसे ज्यादा है और मास जो है वो कम है तो वो बेस पीक है। और जिसकी मास सबसे ज्यादा है चाहे तादाद बहुत कम है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक। ठीक है, ठीक है। आवाज साफ आ रही है मेरी? ये सर आज सही है आपका लेक्चर। आज सही है, कल गलत था। सर कल बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, सही है, अच्छी बात। और किसी को कोई सवाल है? जी, कोई और स्टूडेंट सवाल करना चाहें? जी जी, फायका शफीक साहब आप कुछ पूछना चाहेंगी? फायका शफीक साहब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी जी, कुछ पूछना चाहेंगी आप? नो सर। और कौन है? फायजा करीम साहब आप कुछ पूछना चाहेंगी? कोई सवाल आपका? नो सर। कोई सवाल नहीं। और कौन है? रबीब खलील साहब, रबीब खलील साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं क्लास के, कोई सवाल नहीं। आज आपको आवाज़ आ रही थी साहब? यस सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है, ठीक है। और कौन है? सुल्तान आफ्ताब साहब जी, कुछ समझ में आ रहा है आपके? यस सर। हैं क्लास में तो समझ में नहीं आता, तो यहाँ आ रहा है कुछ समझ में? यस सर, माशाल्लाह से अच्छा समझ आ रहा है। अच्छा आ रहा है, चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज है, कुछ पढ़ाई में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? यस सर, पढ़ाई तो कर रहे हैं। चलो पढ़ाई एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई बात कर है। रहे हैं। आपका नाम भी तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, बहुत थैंक अच्छी यू बात। सर। चलें जी, अच्छी, ठीक है जी, बस यही हम ख़त्म करते हैं, अपने लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।